नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम मार्च 2025 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने हाइलाइट्स को पढ़ लिया था और आप उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा क्योंकि उसमें काफ़ी सारे जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहीं देखने को मिलेंगी। उसको हमने बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखिए, इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको पूरी मैगजीन में क्या है वो आपको फर्स्ट वाले हाइलाइट्स में ही देखने को मिलता है। तो हो सकता है कुछ चीज़ें हम आगे स्किप कर जाएँ, तो वो सारे जो फैक्ट्स हैं वो आपको फर्स्ट पेज में जो हमने रीड किया है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ उसको ज़रूर से देखिएगा आप वीडियो को। आज हम पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत ने 3 देशों के साथ में जो है हमको भारत के रिलेशंस आज वाले करंट अफेयर्स में पढ़ने हैं। एक तो इंडिया और कतर का रिलेशन, इंडिया का और कतर का, उसके अलावा इंडिया और यूएसए और इंडिया और फ्रांस। इनके बारे में जो है डिटेल से हमको डिस्कशन यहाँ पर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंडिया और कतर के बीच में रिलेशंस को लेकर के। तो देखिए, कतर के जो अमीर हैं जिनका नाम है शेख तमीम बिन हमाद अल थानी, इनकी अभी भारत की यात्रा हुई और किन-किन बातों पर जो है यहाँ पर सहमति बनी, क्या-क्या एग्रीमेंट्स हुए, उसके बारे में हमको यहाँ पर देखना है। देखिए, सबसे पहली बात तो हमें ये पता रहे कि कतर जो है उसके साथ हमारे संबंध इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं। कतर जो है आपके जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है उसका सदस्य है। ये जो है इस्लामिक जो कंट्रीज़ है उसका समूह है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। और इसमें कौन-कौन से देश आते हैं ये भी आप थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। तो इसके अंदर देखिए, कतर है, कुवैत है, ओमान है, यूएई है और सऊदी अरेबिया है। ये सारे देश जो है वो इसके सदस्य हैं। इसके ऊपर क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि भई इनमें से कौन-सा जीसीसी का सदस्य नहीं है, तो ये थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, इस्लामिक कंट्रीज़ का ये एक समूह है और इसमें कतर भी जो है वो इसका सदस्य देश है। तो भारत को अगर कोई नेगोशिएशन इस प्रकार की करनी हो जो कि जो है धार्मिक आधार पर हो, तो उसमें जो है कतर इसका सहयोगी बन सकता है। तो इसीलिए कतर के साथ में ये जो हमारे संबंध है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। दूसरी बात देखिए, कतर जो है हमको एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका मेजर सप्लायर है। मतलब हम जो है एलपीजी के लिए निर्भर हैं कतर के ऊपर। तो इसके लिए भी हमारे लिए एक ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है। फिर आप देखिए कि कतर जो है वहाँ पर 25% भारतीय जो है वो वहाँ पर रहते हैं। यानी कि वो वहाँ से जो रेमिटांसेस है वो यहाँ पर हमारे देश में भेजते हैं। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर बात की गई है, दोनों देशों ने बात की है कि हमारा भारत का जो यूपीआई है उसको जो है कतर के अंदर भी ऑपरेशनलाइज़्ड कर दिया जाएगा, ताकि जो है हमारे यहाँ पर रेमिटांसेस भेजना जो है वो ईज़ी हो जाए या ट्रांज़ैक्शंस जो है वो ईज़ी हो जाए। दूसरी अगर आप देखें तो हमारे यहाँ के जो व्यक्ति हैं वो मतलब हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ जाकर के कमाते हैं। तो वहाँ का टैक्स और यहाँ जो टैक्स लगता है उससे बचने के लिए हमने जो है यहाँ पर दोनों देशों ने जो है बातचीत के अंदर आप देखिएगा कि यहाँ पर जो डबल टैक्स जो लगता है, दोहरा कराधान जो है उसको उससे भी बचने के लिए जो है एग्रीमेंट साइन किया है जिसको हम बोलते हैं डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट। क्या कहते हैं? दोहरे कराधान यानी डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट जो है ये भी साइन किया गया है। और चीज़ें इसके अंदर देखिए कि जो कतर नेशनल बैंक है, कतर का जो नेशनल बैंक है वो अपना एक कार्यालय स्थापित करेगा गिफ्ट सिटी में। गिफ्ट क्या है? हमारा गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक। तो यहाँ पर जो है ये इसके बैंक का, कतर के बैंक का एक्सपेंशन हमको जो है वो किया जाएगा। तो ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे जो गहरी चीज़ यही थी कि भई भारत के जो इंडियन पॉपुलेशन है वो वहाँ पे वर्कफ़ोर्स के रूप में काम करती है। तो इसीलिए ये कुछ जो यूपीआई वाला है, बैंक वाला जो डील है या डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, ये सब जो चीज़ें हैं ये उसी से रिलेटेड जो है वो दिखती हैं। दूसरा अगर आप देखेंगे कि हम जो है जो हमारे बायलैटरल जो हमारे रिलेशन है, द्विपक्षीय जो हमारे संबंध है, उसको और अपग्रेड करके हमने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की तरफ हाथ आगे बढ़ाया है। ठीक है? स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अब हम करेंगे, जैसे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हम करेंगे, डिफेंस को लेकर के हमारे बीच में डील्स होंगी। तो ये सारी चीज़ों को भी अपग्रेडेशन जो है वो भारत और कतर के बीच में किया जाएगा। और अगर इसके अंदर आप चीज़ें देखें तो भारत और कतर के 1 मिनट, ये क्या है, आज के फाइनल मैच ने थोड़ा-सा जीना हराम कर रखा है तो बोलना पड़ता है बार-बार। फिर देखिए इंडिया का जो है लुक वेस्ट जो पॉलिसी है, आपने लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में तो सुना ही है। लुक वेस्ट जो पॉलिसी भी है उसके अंदर भी जो है कतर एक मीडिएटर के रूप में जो है भारत का सहयोगी बन सकता है और इसका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है। तो ये सारी बातें हैं जो हमें कतर को लेकर के ध्यान रखनी है। एक तो मैंने आपको बताया कि भई
जो है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन किया है। यूपीआई को यहाँ पर ऑपरेशनलाइज़ करा है कतर के अंदर। अच्छा, एक चीज़ और है, कतर जो है वो भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करेगा। यहाँ पर देखिए, कतर ने जो है 10 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता भारत के लिए घोषित की है। और इसने ये कहा है कि 2030 तक हम जो है भारत के साथ अपना जो व्यापार है उसको कितना करेंगे, डबल करेंगे, दुगना कर देंगे। 2030 तक हमारा लक्ष्य क्या है, कतर के साथ में जो व्यापार है उसको डबल करना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक जो है मैंने आपको बताया लिंक, जो आपका लुक वेस्ट जो पॉलिसी है उसको लिंक एंड एक्ट वेस्ट पॉलिसी जो है उसमें कन्वर्ट किया गया है। यानी कि पश्चिमी देशों के साथ में जो अपने संबंध है उसको और अच्छा बनाने के लिए कतर जो है एक मीडिएटर के रूप में भारत की सहायता कर सकता है। तो ये कुछ संभावित जो है एक सहयोग के कुछ पक्ष हैं जिसको लेकर के कतर और भारत के बीच में जो ये संबंध है उसको हमको देखना है। तो ये पूरा आई होप आपको आईआर के पर्सपेक्टिव में कतर और भारत के बीच में जो संबंध है वो कुछ आपको समझ में आए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने अमेरिका की यात्रा की है। और अमेरिका की यात्रा से क्या क्या टेक अवेज हमको देखने को मिलते हैं वो हम देखते हैं। तो देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद में काफ़ी सारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी वहाँ से उनके से मीटिंग हुई है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में भारत ने भी जो है उनसे मीटिंग की है। और उसमें क्या-क्या जो है, इस यात्रा से क्या-क्या सहमतियाँ या घोषणाएँ देखने को मिलती हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर इतनी सारी अंडरलाइन्स वगैरह के एक्चुअली क्या, ये मैंने पढ़ी नहीं है, मतलब ये अंडरलाइन मैंने नहीं की है, तो इसलिए मैं जो बता रही हूँ आप उसी को ही अंडरलाइन कीजिएगा। तो किसी को मैगज़ीन देना नहीं चाहिए, इसमें थोड़ा-सा इसमें इन्होंने क्या है, खैर ठीक है। अब देखिए क्या-क्या घोषणाएँ हैं वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो है ये हमारी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से लेकर के डील हुई है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से लेकर इन्होंने क्या बात की है, प्रौद्योगिकी और नवाचार के संबंध में इन्होंने यूएस इंडिया ट्रस्ट की घोषणा की है। यूएस इंडिया ट्रस्ट। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो हमारे रक्षा है, डिफेंस है, या कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई है, या जो सेमीकंडक्टर्स है, या जैव प्रौद्योगिकी है, इन सभी क्षेत्रों के अंदर जो हमारे रिसर्चेज़ होंगे, प्रयोग होंगे, उसमें हम प्राइवेट सेक्टर के साथ भी कोलैबोरेशन कर सकें, या फिर जो है हम अपने आपस में दोनों देश जो है वो साझेदारी को और बढ़ा सकें। तो इसके लिए इन दोनों देशों ने एक जो है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए यूएस इंडिया ट्रस्ट की जो है वो घोषणा की है। तो ये आपको ध्यान रहेगा कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में क्या किया है, तो यूएस इंडिया ट्रस्ट की घोषणा की गई है। ठीक है? और इन क्षेत्रों के अंदर जो है सहयोग को बढ़ाने के लिए इस ट्रस्ट को यूज़ में लिया जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, इन्होंने डिफेंस के क्षेत्र में क्या किया है, तो यहाँ देखिए डिफेंस के क्षेत्र में इन्होंने जो है कॉम्पैक्ट नाम की एक जो है वो डील सामने आती है। कॉम्पैक्ट का फुल फॉर्म क्या है? कैटेलाइजिंग, अच्छा इसमें हिंदी में लिखा है, सैन्य साझेदारी, त्वरित वाणिज्य, प्रौद्योगिकी के लिए अवसरों को उत्प्रेरित करना। ठीक है? कैटेलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सेलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी फॉर 21st सेंचुरी। 21वीं सदी के लिए इन क्षेत्रों के अंदर हमको जो है वो सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है। तो ये डिफेंस के क्षेत्र में एक बात हुई। और इसमें क्या बात हुई डिफेंस के क्षेत्र में, तो आप देखिए यहाँ पे अगले 10 सालों के लिए भारत और अमेरिका जो है प्रमुख रक्षा साझेदारी के लिए एक नए ढांचे पर, यानी एक फ्रेमवर्क जो है, एक नया ढांचे पर सहमति बनाएंगे। एक नया फ्रेमवर्क जो है 10 वर्षों के लिए जो है रक्षा साझेदारी के लिए, डिफेंस पार्टनरशिप के लिए एक नया फ्रेमवर्क जो है ये बनाएंगे। ये दूसरी बात हो गई। और इन्होंने इसमें क्या बात की है, तो देखिए इसमें जो है, तो यहाँ देखिए अमेरिका ने जो है भारत में जेवलिन जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट वाहनों के लिए खरीद के लिए जो है सह उत्पादन व्यवस्था को आगे आगे बढ़ाने की घोषणा की है। तो एक जेवलिन तो क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, और दूसरा स्ट्राइकर क्या है, इन्फेंट्री कॉम्बैट वाहन है। तो इसकी खरीद के लिए भी इन दोनों के बीच में जो है वो डील साइन हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को F-35 फाइटर जेट देने की घोषणा भी यहाँ पर की है। तो ये सारी जो डील्स हैं ये इसमें सॉरी डिफेंस के सेक्टर में ये सारी डील्स जो है वो देखने को मिलती हैं। उसके अलावा देखिए एक्स्ट्राडिशन पर भी एक डील है। 26/11 में जो आतंकवादी है तहव्वुर राणा, उसको भारत प्रत्यर्पित यानी एक्स्ट्राडिशन के लिए जो है ये डील की गई है। फिर दूसरा है, और क्या बच गया, हाँ एनर्जी के लिए क्या डील है, तो एनर्जी के लिए देखिए यहाँ पे परमाणु रिएक्टरों के निर्माण के लिए मिलकर काम करने की योजनाओं के साथ ही आगे बढ़ते हुए अमेरिका भारत 1-2-3 असैन्य परमाणु समझौता, यानी जो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी है उसका यूज़ जब हम असैन्य क्षेत्रों के लिए करते हैं, नॉन मिलिट्री पर्पस के लिए कहते हैं, तो उसको असैन्य परमाणु समझौता कहते हैं। तो ये भारत और अमेरिका की बहुत पुरानी डील है। इसको 1-2-3 डील क्यों कहते हैं, तो देखिए इसमें 1-2-3 डील इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो एक एटॉमिक एनर्जी एक्ट था, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, उसका सेक्शन 1-2-3 है ये।
जो कि इस प्रकार की डील्स की बात करता है कि भाई न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल पर्पस के लिए कैसे यूज़ किया जा सकता है, शांतिपूर्ण तरीके के लिए या एनर्जी के सेक्टर के लिए कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो इसीलिए इस डील का नाम क्या है, 123 असैन्य परमाणु समझौता। ये किसके बीच में है, भारत और अमेरिका के बीच में है। तो इसको लेकर के भी और सहमति इन दोनों के बीच में बनी है। और देखिए इसमें क्या है, तो भारत अमेरिका जो है नागरिक अंतरिक्ष जो सहयोग है उसको लेकर के भी उन्होंने सहयोग किया है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम लोग सहयोग कर ही रहे हैं। भारत और अमेरिका जो है अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट जो आपका निसार है उसको लॉन्च करेंगे, दोनों साथ मिलकर के लॉन्च करेंगे। तो निसार के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं कई बार। और जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस पर पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री को लाने के लिए एएक्सओएम के माध्यम से नासा और इसरो के प्रयास की योजना भी है। तो ये सारे स्पेस के क्षेत्र में हमारे जो हैं वो सहयोग हैं। उसके अलावा एक वर्ड और यहाँ पर रह गया है, ये एशिया का क्या मतलब है? एशिया का मतलब है ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस टू स्केल इंडस्ट्री पार्टनरशिप, ठीक है? इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडो पैसिफिक में उद्योग साझेदारी और उत्पादन को बढ़ाना। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में किसको बढ़ाना? उद्योग साझेदारी और उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये जो है स्वायत्त प्रणाली उद्योग जो गठबंधन है उसकी घोषणा की गई है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है। क्या-क्या बात हुई? तो एक तो है यूएस इंडिया टेक्नोलॉजी और उसके लिए जो है ट्रस्ट का निर्माण किया जाएगा। उसके अलावा कॉम्बैक्ट मैंने आपको बताया, कॉम्बैक्ट का फुल फॉर्म आपको ध्यान हो कि सैन्य साझेदारी, त्वरित वाणिज्य और प्रौद्योगिकी के लिए अवसरों का उत्प्रेरित करना, ये यहाँ पर जो है 21वीं सदी में। फिर आपको जेवलिन और स्ट्राइकर, F-35 फाइटर जेट और एशिया के फुल फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। और परमाणु रिएक्टरों में सॉरी न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसमें भारत अमेरिका 123 असैन्य परमाणु समझौते के बारे में भी पता हो। निसार के बारे में ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने पहले कार्यकाल की फोटो बुक, अच्छा ये किसी काम की नहीं है, छोड़िए इसको, ये काम का नहीं है। और इन्होंने किन-किन से मुलाकात की, तो ये आज हमने पढ़ा था कि राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी जो है वहाँ की निदेशक है तुलसी गबार्ड, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है। और जो अरबपति एलन मस्क हैं और भारतीय अमेरिकी उद्यमी है विवेक रामास्वामी, उनसे भी प्रधानमंत्री जी की मुलाकात हुई। हालाँकि यहाँ पर जो है प्रश्न पूछने की संभावनाएँ नहीं है। आप यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। डील्स के बारे में ध्यान रखना है। डिफेंस की जो डील्स हैं वो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। फिर देखते हैं भारत के प्रधानमंत्री की फ्रांस की यात्रा। तो फ्रांस यात्रा में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो इसमें ये है कि एआई का कार्य शिखर सम्मेलन जो है वो पेरिस में आयोजित किया गया। इसमें भारत के प्रधानमंत्री ने पार्टिसिपेट किया है। तो ये जो है इसको जो है ये तीसरा समिट था, एआई वर्क समिट जिसको हम बोलते हैं, या फिर अभी पेरिस में हुआ है तो इसका नाम क्या है, पेरिस एआई समिट, पेरिस एआई समिट। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, एक चीज़ और है, ये एक फैक्चुअल चीज़ है, हमारे यहाँ पर भारत में पहली एआई यूनिवर्सिटी ये कहाँ स्थापित होने वाली है, तो ये जो है मुंबई में स्थापित होने वाली है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए भारत और फ्रांस ने 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें जो एआई है उस पर वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके अलावा भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 के लिए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। तो अगर आपसे पूछ ले नवाचार वर्ष किसके साथ में मनाया जाएगा, तो भारत और फ्रांस का नवाचार वर्ष है 2026 जो है फ्रांस के साथ में। तो ये थोड़ा-सा पता रहे। फिर देखिए क्या-क्या बातें हुई। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो टोकामेक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा जो टोकामेक असेंबली जो है इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर संयंत्र, इसका दौरा जो है दोनों प्रधानमंत्रियों ने मिलकर के किया है। ये जो आईटीईआर है इसके सदस्य देश के रूप में जो है भारत इसमें शामिल है। देखिए यहाँ पर लिखा है भारत पिछले 2 दशक यानी 20 साल से इस परियोजना में योगदान देने वाले 7 आईटीईआर सदस्यों में से एक है। ठीक है, तो इसका ये जो संयंत्र है इसमें भारत का भी जो है वो योगदान है। तो इसका इन्होंने जो है वो देखा। उसके अच्छा ये है क्या? तो ये एक है ना संलयन ऊर्जा उत्पादन संयंत्र है। संलयन ऊर्जा का मतलब होता है फ्यूजन एनर्जी। फ्यूजन एनर्जी जो है वो उसका रिएक्टर है ये। ठीक है, उसके अलावा और क्या-क्या बातें हुई? तो देखिए एआई एक्शन शिखर समिट है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा, पहली बात तो पेरिस के अंदर आयोजित किया गया। अच्छा, ऊपर एक चीज़ और रह गई यहाँ पे, ये जो मार्सिले नाम की जो जगह है फ्रांस के अंदर, यहाँ पर जो है अपना महावाणिज्य दूतावास जो है वो बनाया जाएगा। अगर ये मार्सिले की बात करें तो फ्रांस के अंदर ये एक जगह है जहाँ पर जिसका संबंध वीर सावरकर से भी है। तो 1910 के अंदर वीर सावरकर ने जो है यहाँ से भागने का प्रयास किया था और उसके अंग्रेज़ों के और फ्रांस के बीच में इनको वापस लाने के लिए डील भी जो है काफ़ी सारे मतलब बातचीत भी हुई थी उस समय। तो
तो ये थोड़ा-सा आपको पता रहे, मार्सिलिया नाम का एक जगह जो है वो कहाँ पर है, फ्रांस के अंदर है। और यहाँ पर जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए भी जो है प्रधानमंत्री गए थे, और यहाँ पर दूतावास जो है उसका उद्घाटन किया जाएगा। फिर देखिए एआई का जो एक्शन शिखर समिट है, ये तीसरा समिट था, ये ध्यान रखिएगा सबसे पहली बात तो ये तीसरा समिट था। इससे पहले 2 कहाँ पर हो चुके हैं, तो ये समिट जो है आपके साउथ कोरिया के सियोल के अंदर और जो है यूके के बेल्चले पार्क में आयोजित किए गए थे। ठीक है? इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है सामूहिक प्रगति और सार्वजनिक हित के लिए अधिक टिकाऊ एआई के लिए वैज्ञानिक आधार, समाधान और मानक स्थापित करना। भाई एआई के जो है संभावित कुछ खतरे भी तो हैं। पहली बात तो भाई उसका कार्बन फुटप्रिंट कितना होगा, एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए एआई का यूज़। दूसरी बात ये है उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। तो भई जो आपको पता है बेसिक-बेसिक बातें उन्हीं को लेकर के इन्होंने जो है सारी बातें यहाँ पर की है। फिर उन्होंने देखिए इन्वेस्ट एआई इस पहल को भी लॉन्च किया है कि यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन ने 200 बिलियन यूरो की इन्वेस्ट एआई पहल जो है उसको लॉन्च किया है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान फ्रांस ने एआई के विकास के लिए 400 मिलियन डॉलर के फाउंडेशन सपोर्ट की भी जो है वो घोषणा की है। और इन्होंने ये कहा है कि भई जो है एआई का जो यूज़ है वो सस्टेनेबल या संधारणीय होना चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट जो है इन्होंने कहा है कि इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट। वही जो मैंने आपको बताया कि भाई एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, संधारणीय होना चाहिए, और वो बातें जो सारी होती हैं वो सारी चीज़ें हैं इसमें। फिर देखिए नेक्स्ट है हमारा ब्राज़ील जो है ओपेक प्लस में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया है। तो ओपेक का मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाले वीडियो में। ओपेक जो है इसके अंदर ये तो बहुत पहले ही इसका स्थापना हो चुकी थी। इसके अंदर जितने भी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, ऑयल एक्सपोर्टिंग जितने भी कंट्रीज़ हैं, वो सब जो है इसके सदस्य देश हैं। ये लोग क्या करते हैं, इनका प्रोडक्शन कोटा होता है, एक्सपोर्टिंग के लिए इनकी क्या-क्या नीतियाँ होती हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर ये लोग डिस्कस करते हैं। क्योंकि देखिए कुछ जो देश हैं वहीं पर ही ऑयल आपको देखने को मिलता है। तो इसके अंदर जो इसका प्रोडक्शन कोटा है वो सब चीज़ें इनकी फ़िक्स रहती है ताकि उसके प्राइसेस जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। ऑयल के जो प्राइस है उसको ये लोग कंट्रोल कर सकें। अब ब्राज़ील जो है वो इसके अंदर शामिल हुआ है पर्यवेक्षक के रूप में। कहने का मतलब ये है, पर्यवेक्षक का कहने का मतलब ये है कि ये चर्चा के अंदर तो भाग ले सकता है, लेकिन उत्पादन में कटौती जैसी जो बाध्यकारी दायित्व हैं, वो इसके ऊपर नहीं होंगे। ठीक है? तो पर्यवेक्षक का ये मतलब है। अच्छा, इसमें क्या है कि ओपेक प्लस एक अलग चीज़ है, और ओपेक के अंदर तो जो है पहले जो पुराने सदस्य थे, 10 जो सदस्य हैं, वो ऑलरेडी थे। और ओपेक प्लस में जो है 12 सदस्यों को और जोड़ा है, यानी कि ऐसे करके 22 सदस्य हैं, और अभी एक सदस्य और ब्राज़ील जुड़ गया है, तो 23 सदस्य टोटल इसके अंदर हो गए हैं। वियना ऑस्ट्रिया के अंदर जो है इसका क्या कहते हैं उसको, हेडक्वार्टर भी है। और अगर ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील जो है 2030 में आपका जो सॉरी 2025 के अंदर, सॉरी 2025 के अंदर जो है कोप 30 जो आपका होने वाला है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, उसकी अध्यक्षता करने वाला है। और आप देखेंगे कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोप 30 है, और यहाँ पर ये जो है इसमें शामिल हो रहा है ओपेक प्लस में। तो यानी कि ये जो है अपने इन्वायरमेंटल जो इसकी प्रतिबद्धताएं हैं, और जो इसके इकोनॉमी रिलेटेड जो फ़ायदे हैं, जो इसके ट्रेड रिलेटेड जो प्रॉफिट्स हैं, उसको बैलेंस करने की यहाँ कुछ कोशिश की जा रही है। अगर आप यहाँ पर और पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है कि आलोचकों ने इस चीज़ की निंदा भी की है कि भाई आप जो है एक तरफ तो आप जो है पर्यावरण की बात करते हो, दूसरी तरफ जो है पर्यावरणविद कहते हैं कि ये जो आपका निर्णय है ओपेक प्लस में शामिल होने का, इसकी इन्होंने जो है आलोचना भी की है। क्योंकि जब इसमें शामिल होगा तो उसमें कई सारी जो बाध्यताएँ हैं उसको भी इसको पूरा करना पड़ेगा, और अपने फ़ायदे के लिए ही देखिए कोई इसमें ऐसे समूह के अंदर शामिल होता है। और देखिए इसमें क्या चीज़ें हैं, ब्राज़ील जो है विश्व में सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक है। यानी कि अगर हम देखें तो 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। 7वाँ सबसे ज़्यादा तेल का जो है वो प्रोड्यूसर है कौन? ब्राज़ील। तो ये हमें थोड़ी-सी ब्राज़ील के बारे में और ये ओपेक प्लस में जो शामिल हुआ है उसके बारे में कुछ चीज़ें जो है हमें पता होनी चाहिए। फिर देखिए ओपेक प्लस के अंदर जो पर्यवेक्षक देश हैं उसके अंदर रूस जो है वो सबसे बड़ा गैर ओपेक देश है। ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। जो पर्यवेक्षक हैं, ऑब्ज़र्वर जो जिनको स्टेटस है उसमें सबसे बड़ा रशिया है। रशिया का नाम आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर शामिल है। भारत इसमें शामिल नहीं है, भारत का दूर-दूर तक कोई भी इसमें संबंध नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट मॉरिशस के, अच्छा यहाँ तक हमने सारे जितने भी संबंध थे, बायलैटरल रिलेशंस थे जिनके बारे में आपको बहुत गहनता से पता होना चाहिए, वो सब हमने कवर कर लिए हैं। कतर के साथ, यूएसए के साथ में, फ्रांस के साथ में, ये सब हमारे कवर हो चुके हैं। और अब चलते हैं हम जो हमारी जो शॉर्ट न्यूज़ है उसको अब फटाफट जो है ये सारी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए मॉरिशस का जो राष्ट्रीय दिवस समारोह, उसमें मुख्य अतिथि जो है हमारे प्रधानमंत्री होंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री का नाम ध्यान रखिएगा, नवीन राम गुलाम, ये वहाँ के जो है वो प्रधानमंत्री हैं। फिर देखिए पश्चिमी हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व में स्थित ये एक द्वीपीय राष्ट्र है मॉरिशस, और ये 12 मार्च को जो है अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है। ठीक है।
और 1968 में इसी दिन ब्रिटेन से इसको स्वतंत्रता मिली थी। तो 1968 में इसको स्वतंत्रता मिली थी, ये भी ध्यान रखिएगा। 2024 के अंदर जो है मॉरिशस जो है 56वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हमारी राष्ट्रपति जो हैं वो इनकी मुख्य अतिथि थी और अभी प्रधानमंत्री हैं 2025 के अंदर। नेक्स्ट देखिए, भारत ने बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता की है। बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने आपको पहले फर्स्ट वीडियो में बता दिया था। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो है आपके जो मत्स्य पालन है, यहाँ देखिए लघु मत्स्य पालन में मत्स्य प्रबंधन के पारिस्थितिकी तंत्र दृष्टिकोण को मुख्य धारा में लाने के लिए नीति निर्देशन का कार्य करती है। इस संस्था को 2003 में स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर की बात करें तो चेन्नई के अंदर जो है उसका हेडक्वार्टर है। और ये क्या करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है कि बंगाल की खाड़ी के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो मछुआरे हैं उनकी जो आजीविका के अवसर हैं उनको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इसकी गुणवत्ता को जो है वो इंक्रीज़ किया जाए। तो ये सारी बातें जो है वो इसका उद्देश्य है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो नेक्स्ट देखिए, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा रिलीज़ किया जाता है उसके बारे में देख लेते हैं। भारत की इस बार जो रैंकिंग है, ये 180 देशों के अंदर जो है वो 96th रैंक है, जो अब तक का अगर हम देखें 10 साल का सबसे खराब प्रदर्शन है। फ्रेंड्स, अब तक हम जो है सिर्फ रैंक पढ़ लेते थे और वही हम सोचते थे कि एग्ज़ाम में आएगा, लेकिन इस बार देखिए पैटर्न बदला है। आरपीएससी ने जो अभी आरएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, उसमें उन्होंने हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में कुछ पूछा था। 2 स्टेटमेंट दिए गए थे और उन्होंने काफ़ी एनालिटिकल करके उस क्वेश्चन को पूछा है। तो हम जो है अब इस तरीके की कोई जो मुख्य रिपोर्ट है, हालाँकि वो तो देखो सिलेबस में दिया गया था, लेकिन फिर भी हम थोड़ी-सी ऐसी कोई रिपोर्ट्स आती हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उनको थोड़ा-सा एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 180 में से 96 जो है हमारे इंडिया की रैंकिंग है। 10 सालों के अंदर सबसे ख़राब ये जो है वो रैंकिंग है। इसमें होता क्या है इस रैंकिंग के अंदर कि 0 से 100 तक जो है आपका ये स्केल होता है। अगर 0 स्कोर आता है तो यानी कि यहाँ पर पूर्ण तरीके से भ्रष्टाचार है, बहुत ज़्यादा जो है वो भ्रष्टाचार है। और 100 आता है इसका मतलब जो है यहाँ पर कोई इस तरीके का करप्शन जैसी कोई चीज़ नहीं है। अगर हम इसमें देखें तो डेनमार्क जो है इसमें लगातार जो है फर्स्ट आया है। डेनमार्क का स्कोर आप देख सकते हैं 90 इसका स्कोर है, ठीक है? और उसके बाद में फ़िनलैंड आता है, फिर आपके सिंगापुर है, न्यूज़ीलैंड है, तो ये सारी जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ इसके अंदर आते हैं। इसमें देखेंगे सबसे भ्रष्ट के रूप में जो है वो दक्षिणी सूडान आता है। और भारत की अगर आप स्थिति देखें, तो भारत जो है 180 देशों के अंदर जो है 38 के स्कोर के साथ 96वें पायदान पर है। 2023 के अंदर हमारा स्कोर अच्छा था, 39 हमारा स्कोर था, रैंकिंग हमारी 93 थी। तो ये थोड़ा-सा आप भारत के बारे में ध्यान रखिएगा और इस इंडेक्स के बारे में चीज़ों को ठीक से पढ़िएगा। इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, ये तो आप सब लोग जानते ही हैं। भारत के पड़ोसी देश अगर हम देखें, तो भूटान की रैंकिंग यहाँ पर देखिए 18 है, चाइना की 76 है और नेपाल की 107 है। ये इनके स्कोर्स हैं। जैसे भूटान का स्कोर है 72, तो कई अच्छा स्कोर माना जाएगा। फिर पाकिस्तान का 27 और अफ़गानिस्तान का 17, तो ये जो है काफ़ी करप्शन में आगे हैं। फिर देखिए अमेरिका ने जो है यूएनएचआरसी यानी कि जो ह्यूमन राइट्स जो काउंसिल है, परिषद है, उससे अपने आप को बाहर करने की घोषणा कर दी है। इन्होंने ये इनका ये कहना है कि भई जो है ये जो संस्था है इसको एक तो सबसे ज़्यादा फंडिंग ही जो है अमेरिका करता है। तो 2018 में जब ट्रम्प सरकार बनी थी तब भी उन्होंने ऐसा ही कोई कदम उठाया था। ये जो है डब्ल्यूएचओ और जो यूनिसेफ है, पेरिस क्लाइमेट है, इनसे भी बाहर निकलने के एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर जो है ट्रम्प निकाल चुके हैं पहले भी। तो अभी जो है रिसेंटली इन्होंने कहा है कि भई जो आपका ह्यूमन राइट के लिए जो ये बनाया गया है, इससे भी जो है ये अपने आप को बाहर करना चाहते हैं। इनका कहने का यहाँ पर ये है कि ये जो है इसके साथ ही फ़िलिस्तीनी जो शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी के लिए वित्त पोषण का निलंबन को भी इन्होंने बरकरार रखा है। इनका कहना है कि यहाँ के जो कर्मचारी है यानी कि यूएन ह्यूमन राइट्स ये जो है कमीशन, इसके जो कर्मचारी हैं वो फ़िलिस्तीनी आतंकवादी हमास के हमले में भाग लेने का इन पे आरोप लगाया गया है। ठीक है? तो ये इस आरोप के साथ में जो है इन्होंने कहा कि हम जो है इससे जो बैकआउट करते हैं। डब्ल्यूएचओ से भी इन्होंने पहले मैंने आपको बताया कि भई इसमें भी निकलने की इन्होंने घोषणा कर दी है। फिर नेक्स्ट देखिए जलवायु जोखिम सूचकांक। ये जो है जर्मन वॉच के द्वारा निकाला जाता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण थिंक टैंक है, जर्मन वॉच, उसके द्वारा जो है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है वो रिलीज़ किया गया है। इसमें 6 प्रमुख संकेतक हैं। क्या-क्या इसमें बातें हैं वो देख लेते हैं। अब देखिए इसमें काम की बात क्या है कि जो एक्सट्रीम जो मौसम के कंडीशंस होते हैं जैसे कि बाढ़ है, सूखा है, झंझावात है, वैश्विक जो विस्थापन, ये सारे इसके कारण हैं। और इनसे कौन-कौन से देश सबसे ज़्यादा जो है वो प्रभावित हुए हैं, तो अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित देश हुए हैं उसमें इन्होंने नाम दिया है
कि भारत जो है, भारत को बार-बार असामान्य रूप से तीव्र गर्मी 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास का भी सामना करना पड़ा, जिससे इनमें काफ़ी सारी जो है वो मौतें देखने को मिली हैं। और अगर हम बात करें 1993 से 2022 की अवधि में सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों की सूची में अगर हम बात करें कि भई जो मौसमी परिवर्तन है उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित जो देश हुए हैं, उसमें भारत का जो है 6th पोज़ीशन इसमें आती है। तो ये थोड़े-से इसमें कुछ फैक्ट्स हैं जो हमको इसमें जो है वो ध्यान रखने हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए $2.46 ट्रिलियन हुआ विश्व का रक्षा बजट। जो पूरे वर्ल्ड का अगर हम रक्षा बजट निकालेंगे तो वो 2.46 ट्रिलियन जो है अमेरिकन डॉलर्स जो है वो होता है। तो इसमें जो है ज़ाहिर-सी बात है कि ये पहले कम था और अभी जो है वो ज़्यादा देखने को मिला है। और ये सारा जो आंकड़ा है ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ के द्वारा जो है वो जारी किया गया है। इन्होंने कहा है कि भई जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि पूरे वर्ल्ड का जो जीडीपी है, उसका 1.9% है। जो 2022 में 1.6% था, अब जो है वो इंक्रीज़ होकर के 1.9% जो है वो हमारा रक्षा व्यय हो गया है। अगर इसमें देखें तो सबसे ज़्यादा जो है हिस्सेदारी अमेरिका की है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अमेरिका का रक्षा बजट जो है यहाँ सबसे ज़्यादा है। अगर भारत की बात करें तो भारत इसमें 4th नंबर पे आता है। ठीक है, भारत इसके अंदर जो है वो 4th नंबर पे आता है। तो ये थोड़ी-सी चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। रक्षा व्यय सबसे ज़्यादा अमेरिका, फिर चाइना, फिर रशिया और फिर 4th पोज़ीशन पे इंडिया। फिर देखिए फोर्ब्स ने जारी की विश्व की सबसे अमीर महिलाओं की वार्षिक सूची। इसकी अगर हम बात करें तो ये जो है सैम वॉल्टन की पुत्री है जिनका नाम है एलिस वॉल्टन। इन्होंने वॉलमार्ट की स्थापना की थी, मतलब सैम वॉल्टन ने जो वॉलमार्ट की स्थापना की थी, ये इनकी जो बेटी है वो सबसे अमीर महिला है, विश्व की सबसे अमीर महिला हैं। फिर आपने लॉरियल जो पेरिस है जिसके की प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर जो है फ्रेंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स, ये जो हैं ये सेकंड नंबर पे आती हैं। और भी अगर हम देखें तो अमेज़न के जो फाउंडर है जेफ बेज़ोस, उनकी जो वाइफ़ हैं मैकेंज़ी स्कॉट, वो जो है इसमें 8 नंबर पे आती हैं। सबके नाम आपको नहीं ध्यान रखने हैं, मतलब सबकी पोज़ीशन याद नहीं रखिए, फर्स्ट 2 अगर आपको ध्यान रहे उतना इनफ है। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, भारत और नेपाल के मध्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि इस पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको लेकर के एमओयू साइन हुआ है। तो आपसे अगर पूछ ले कि हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेकर के भारत ने किसके साथ में जो है एमओयू साइन किया है, तो आपको पता रहे कि भारत की जो सीएसआईआर है यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो है, उसने नेपाल विज्ञान और प्रविधि प्रज्ञान प्रतिष्ठान के साथ में यानी एनएसएट के साथ में जो है वो एमओयू साइन किया है। इससे क्या होगा? इससे सिंपल सी चीज़ है कि भाई हम जो अनुसंधान करते हैं दोनों मिल कर के उसको कर पाएँगे, और जो अगर हमारे कुछ साझा हितों को लेकर के अनुसंधान है, रिसर्च वर्क है, वो हम इसमें कर पाएँगे। फिर देखिए नेक्स्ट, भारत और मलेशिया रक्षा सहयोग बढ़ाने पर जो है वो सहमत हुए हैं। भारत और मलेशिया के जो संबंध है वो काफ़ी आपको देखेंगे कि बहुत ज़्यादा वाइडर हैं। ठीक है? कैसे? कि आप देखिए कि हम जो है अगर हम इसकी बात करें तो हमारा जो जंगल टेरेन को लेकर के हम एक अभ्यास करते हैं हरिमऊ शक्ति। तो हरिमऊ शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच में होता है। जो आपके जंगल वाली जो टेरेन है उसके ऊपर इस अभ्यास को किया जाता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो मिडकॉम नाम का जो ये है सहयोग समिति है। अ, देखिए मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति जिसको मिडकॉम कहते हैं, इसकी 13वीं बैठक में भी अभी भारत ने भाग लिया है जो कि कुआलालंपुर में हुई है। और देखिए इसमें साइबर सुरक्षा, रक्षा उत्पादन, बहुपक्षीय जुड़ाव के साथ जो है एआई जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के लिए भी इन दोनों देशों ने जो है वो बातचीत की है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए गैर पारंपरिक सामुद्रिक सुरक्षा के जो खतरे हैं उनसे निपटने के लिए भी संयुक्त फोकस समूह बनाने पर भी इन्होंने जो है वो बातचीत की है। और ये SU-30 फोरम क्या है? तो ये जो है वो सुखोई 30 जो विमान है रशिया वाला, उसको किस प्रकार से जो है उसकी एक्सपर्टीज़ को किस तरीके से जो है वो यूज़ किया जाए, दोनों देश मिलकर के उस पर कार्य करेंगे। उसको किस तरीके से जो है वो उन एयरक्राफ्ट को यूज़ किया जाए, उसके रख-रखाव को किस तरीके से यूज़ किया जाए, विशेषज्ञता क्या हो, सर्वोत्तम तौर तरीकों का आदान-प्रदान जो है वो आपस में ये लोग करेंगे। तो ये मलेशिया के साथ में हमारा था। मलेशिया के साथ में ये हरिमऊ नाम का जो शक्ति अभ्यास है, ये आप ध्यान रखिएगा। हरिमऊ शक्ति जो है वो अभ्यास का बारे में आपको पता होना चाहिए। और मिडकॉम का आपको पता ही होना चाहिए कि इसकी जो बैठक है, 13वीं बैठक हुई है कहाँ पर? कुआलालंपुर में। मिडकॉम का फुल फॉर्म क्या है? मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति, ठीक है? तो मलेशिया और भारत के संबंध आप अब आपको समझ में आ जाएँगे यहाँ पे। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शामिल किए गए हैं। अब हालाँकि ये कोई एग्ज़ाम में वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन एक थोड़ा-सा आप इन्फॉर्मेशन देखिएगा। खेल उद्योग समाचार साइट है स्पोर्टिको, उसके द्वारा जो है लिस्ट निकाली गई है। जो पोर्चुगल के खिलाड़ी हैं, $260 मिलियन जो है इनकी इनकम है। अगर देखें तो लियोनेल मेसी जो है वो इसमें 4th पोज़ीशन पे आते हैं।
फिर देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाइना ने जो है दक्षिणी चीन सागर के गहरे पानी में एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाया है जिसका नाम है डीप सी स्पेस स्टेशन। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे टिक भी नहीं कर रखा है तो आप इसको कर लीजिएगा। 2030 तक इसको शुरू किया जाएगा डीप सी स्पेस स्टेशन। चाइना ऐसा करने वाला पहला देश नहीं है, इससे पहले अमेरिका और रशिया भी ऐसा कर चुका है। इससे होगा क्या कि जो समुद्र है उसमें 2000 मीटर की गहराई तक जो है इस प्रकार का स्पेस स्टेशन जो है वो बनाया जाएगा। और समुद्र की गहराई में जो इसको बनाएंगे, फिर जो क्या होगा कि भई समुद्र के अंदर जो भी हमारे रिसोर्सेज़ हैं, उनका पता लगाना, जो हमारे टेरिटोरियल वाटर डिस्प्यूट्स हैं, उसके बारे में पता करना, ये इसका उद्देश्य रहेगा। तो आपको पता ही है कि भई रिसर्च होता है, डिस्प्यूट्स होता है, उनको सॉल्व करने के लिए ये सारी चीज़ें जो है वो की जाती है। इसके अंदर देखिए जटिल अंडर वाटर इंस्टॉलेशन में से इसमें एक होगा, ठीक है। चीन के इस गहरे समुद्र अंतरिक्ष स्टेशन में ड्रिलिंग जहाज मेंगजियांग भी शामिल होगा जिसका लक्ष्य पृथ्वी के आवरण तक पहुंचना होगा। मतलब पृथ्वी का जो भाग है, कोर एरिया है, वहां तक पहुंचने की इसकी जो है वो मतलब इसमें इसको पहुंचना होगा। फिर देखिए ऐसा संभव होने पर संयुक्त राज्य अमेरिका और हाँ ये मैंने आपको बता ही दिया कि इस ऐसा करने वाला चाइना जो है वो थर्ड कंट्री है आफ्टर यूएसए एंड रशिया। तो इस मिशन का नाम थोड़ा ध्यान रखना है आपको, डीप सी स्पेस स्टेशन। ये किसके द्वारा? चाइना के द्वारा एस्टेब्लिश किया जाएगा। कहाँ पर? दक्षिणी चीन सागर में। ठीक है। फिर देखते हैं इसकी शॉर्ट न्यूज़। शॉर्ट न्यूज़ में देखिए अमेरिका के बाद अब किस दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप ने डब्ल्यूएचओ से बाहर होने की घोषणा की है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अमेरिका के बाद में अर्जेंटीना जो है वो इससे एग्जिट करने की घोषणा की है, डब्ल्यूएचओ से एग्जिट होने की घोषणा की है। फिर देखिए किस मध्य अमेरिकी देश ने बीआरआई से बाहर होने की घोषणा की है? बीआरआई आपको पता है, ये चाइना का है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। जो पनामा है वो इससे एग्जिट करने की घोषणा कर चुका है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य खत्म होता है। सारी चीज़ें हमने उसमें कवर कर ली हैं। अब आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं और हम राष्ट्रीय परिदृश्य को यहाँ कंटिन्यू करते हैं। तो आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए और फिर जो है राष्ट्रीय परिदृश्य को कंटिन्यू कीजिए। रेखा गुप्ता जो है वो दिल्ली की चौथी जो है महिला सीएम बनी है। इनसे पहले महिला सीएम कौन-कौन बन चुके हैं, इनके नाम थोड़ा-सा हमें पता हो। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, आतिशी, ये जो है 3 महिला सीएम यहाँ पर रह चुकी हैं। अगर नंबर वाइज़ देखें तो ये 9th सीएम है वहाँ की। अगर आपने राजस्थान की पॉलिटी पढ़ी हो तो आपने मदन लाल खुराना का, गुरुमुख निहाल सिंह का नाम भी पढ़ा होगा। तो ये भी यहाँ के सीएम जो है वो रह चुके हैं। तो ये लिस्ट आप एक बार देख सकते हैं फॉर योर बस वैसे ही नॉलेज के लिए। बाकी तो ऐसा कुछ एक क्वेश्चन का रहेगा नहीं। महिलाओं का नाम आप ध्यान रखिएगा कि कौन-कौन सी महिलाएँ जो है वो सीएम रह चुकी हैं। फिर देखिए जो रेखा गुप्ता हैं, ये शालीमार बाग सीट से जो है वो यहाँ पर जीती हैं। और क्या-क्या है दिल्ली चुनाव के बारे में, तो वो कुछ चीज़ें भी हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, ये जो हैं ये वहाँ के जो पूर्व सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, उनके विरुद्ध जो है वो यहाँ पर लड़े थे। 2 बार सांसद भी ये रह चुके हैं और पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के पुत्र हैं ये। फिर देखिए जो मुख्यमंत्री है वो रेखा गुप्ता को बनाया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष आतिशी बनेंगी। प्रोटेम स्पीकर अरविंद सिंह लवली और स्पीकर जो है वो विजेंद्र गुप्ता को बनाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और विजेंद्र गुप्ता जो है वो पहले नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं और तो इसमें इतने फैक्ट्स आपको नहीं ध्यान रखने हैं। अच्छा, दिल्ली में कितनी सीट्स हैं? 70 विधानसभा की सीटें हैं, ये आपको पता ही है। बीजेपी ने जो है 48 सीटें जीती है। 22 सीटों पर जो है वही 22 सीटों पर जो है आम आदमी पार्टी जो है यहाँ पर जीती हैं। मतदान का प्रतिशत देखें तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में 60.54 का मतदान प्रतिशत रहा। महिलाओं का जो है वो मतदान प्रतिशत ज़्यादा रहा 60.92, जबकि पुरुषों का 60.21। सबसे ज़्यादा मतदान जो है वो मुस्तफ़ाबाद विधानसभा सीट पे और सबसे कम जो है वो मॉडल टाउन में दर्ज किया गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट जो है आपका उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा पर जो है वो उपचुनाव जो है वो संपन्न हुए हैं। तो ये हालाँकि इतना कोई है नहीं, तो फिर भी थोड़ा-सा बाई इलेक्शंस के बारे में देख लेते हैं कि भई इतना कोई इम्पोर्टेंट है नहीं कि पूछा जाएगा। चंद्रभानु पासवान जो है जो कि बीजेपी से हैं, वो सपा के जो उम्मीदवार हैं अजीत प्रसाद, इनको हरा करके जो है वो इस सीट पर चुने गए हैं। फिर नेक्स्ट देखिए ग्लोबल रेप्यूटेशन रैंकिंग में भारत के 4 संस्थान जो है वो शामिल किए गए हैं। तो ये जो है एक जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसकी रैंकिंग देता है। ये टाइम हायर एजुकेशन के द्वारा ये रैंकिंग दी जाती है। इसके अंदर अगर हम देखें तो हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड जो है वो इसके अंदर फर्स्ट आया है, शीर्ष स्थान पर आया है। और भारत की अगर बात करें तो इसमें जो है भारत के 4 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको जगह मिली है। और इसमें देखें तो पिछली बार की तुलना में हमारे यहाँ पर जो है वो कमी जो है वो आई है। अगर देखें भारत का संस्थान है आईआईएससी बेंगलुरु, तो इसको जो है इस रैंकिंग में भारत की तरफ से शीर्ष रैंकिंग आईआईएससी बेंगलुरु को दी गई है।
भारत से शिक्षा ओ अनुसंधान को इस सूची में नई एंट्री भी हुई है, वहीं आईआईटी बॉम्बे इस रैंकिंग में सूची से जो है वो बाहर हुआ है। तो शिक्षा ओ अनुसंधान आईआईटी बॉम्बे ये इसके अंदर सबसे लोएस्ट स्कोर पे है। आईआईएससी बेंगलुरु, दिल्ली और आईआईटी मद्रास वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो सूची में जो शामिल संस्थान है उनके बारे में आप थोड़ा-सा जो है वो ध्यान रख सकते हैं। और अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और जो एमआईटी है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो इसमें जो है वो टॉप पोजीशन पर है। और सेकंड पोजीशन पर 2 यूनिवर्सिटीज़ है, एमआईटी और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड कहाँ की है? यूके की। और एमआईटी कहाँ की है? अमेरिका की। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। देखिए नक्शा कार्यक्रम जो है उसका राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ किया गया है। तो इसको जो है नक्शा कार्यक्रम को ये नक्शे से ही आपको नाम से ही पता चल रहा है कि राष्ट्रीय भूस्थानिक ज्ञान आधारित शहरी पर्यावास भू सर्वेक्षण है ये। इसका फुल फॉर्म ये है। इसको केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के द्वारा शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया सांची मध्य प्रदेश से। इससे क्या होगा कि जो है ये फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, नेशनल जियोस्पैटिकल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों को जो भी हमारे लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं उनको डिजिटलाइज करना। जो अर्बन एरियाज है उसके अंदर जो भी हमारे लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटलाइज करना जो है इस नक्शा कार्यक्रम का जो है वो उद्देश्य है। इससे क्या होगा? पारदर्शिता आएगी, सटीकता आएगी, कुशलता आएगी और जो सारी चीज़ें अच्छी अच्छी बातें सब आएगी, गुड गवर्नेंस आएगा, सब आएगा। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा आप ध्यान रखिएगा। पूरी तरीके से भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित है ये। और 2024 में डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत इसको जो है वो घोषित किया गया है। तो ये जो है भूमि के जो अभिलेख हैं उनको डिजिटलाइज़ करने के जो ये कार्यक्रम 2024 में लॉन्च किया गया था उसी का ये एक पार्ट है। फिर चलते हैं नेक्स्ट वाटरशेड यात्रा कार्यक्रम का शुभारंभ। तो देखिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान उन्होंने एक जो परियोजना क्षेत्र हैं जैसे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना उसके तहत जो है वाटरशेड विकास घटक को जो है वो स्टार्ट किया है, वाटरशेड यात्रा को स्टार्ट किया है। इसमें क्या होगा कि देखिए श्रमदान किया जाएगा, ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी, बागवानी, वृक्षारोपण ये सारे कार्य जो हैं वो इसके अंदर किए जाएंगे। 4P का एक मॉडल भी इसमें दिया गया है। 4P का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप। ठीक है? तो ये जो है जन भागीदारी से जो है कुछ कार्य जो हैं वो किए जाएँगे यहाँ पर वाटरशेड यात्रा में। इसमें देखिए वाटरशेड यात्रा जो है, वाटरशेड विकास गतिविधियों के बारे में लोगों की भागीदारी बढ़ाने और जागरूकता पैदा करने के लिए एक हाइब्रिड मोड में राष्ट्रीय स्तर का जनसंपर्क अभियान है। क्या है? जनसंपर्क अभियान है। और इसकी थीम जो है वो ध्यान रखिएगा धन धान्य। ठीक है? इसकी इसकी थीम क्या है? धन धान्य जो है वो इसकी थीम है। और इसमें 26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के इतने सारे जो 6000 से ज़्यादा जो 6500 से ज़्यादा जो ग्राम पंचायतें हैं और गाँव हैं, उनको कवर इसमें किया जाएगा। तो ये वाटरशेड यात्रा है, इसको स्टार्ट किया गया है 5 फरवरी से, इसके बारे में थोड़ा-सा आप ध्यान रखें। और फिर देखिए नेक्स्ट जो है आपके भारत में आत्महत्या की जो दर है वो जो है वो कम हुई है। लैंसेट की एक रिपोर्ट है जो कि कहती है कि जो पब्लिक हेल्थ को लेकर के एक रिपोर्ट है और उसने कहा है कि जो भारत में जो है आत्महत्या की जो दर है वो कम देखने को यहाँ पर मिली है। तो हालाँकि एक सोसाइटी का अगर हम देखें तो उसपे ये चीज़ कुछ डेटाज़ आप काम में ले सकते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा है यह अध्ययन ग्लोबल बर्डन ऑफ डिज़ीज़, इंजरी एंड रिस्क फैक्टर्स स्टडी के परिणामों के आधार पर है। और इसमें इन्होंने कहा है कि अगर भारत की हम बात करें तो भारत में जो है 1990 से 2021 के मध्य भारत में आत्महत्या के मामले जो है उसमें 30% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। ये कुछ एक स्टडी है जो बताई है इसमें। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में आत्महत्या की दर में अधिक जो है वो गिरावट यहाँ देखने को मिली है। और इसमें वैश्विक स्थिति अगर देखें तो सालाना अगर हम देखें तो 43 सेकंड पर एक मौत जो है वो सुसाइड के कारण हो रही है। महिलाओं में जो मौतें हैं वो 50% से अधिक की कमी आई है और जबकि पुरुषों में 34% की कमी यहाँ पर देखने को मिली है। तो ये कुछ इसके बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको डिस्कस की। फिर देखिए मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। आपको पता है यहाँ लंबे समय से जातीय हिंसा से प्रभावित ये रहा है और यहाँ पर जो यहाँ के सीएम हैं एन बीरेन सिंह उन्होंने यहाँ पर त्यागपत्र दिया है और कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी के फेलियर के कारण यहाँ पर आर्टिकल 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। ये पहली बार नहीं है, 11वीं बार जो है यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा है। और ये जो संघर्ष है 2023 से ही चल रहा है। आप देख रहे हैं वहाँ पर जो मैतेई और जो कुकी दोनों समुदाय हैं उसके हज़ारों लोग यहाँ पर विस्थापित हो चुके हैं इस कारण से। और संवैधानिक स्थिति क्या है? विधानसभा का एक सत्र समाप्त होने के बाद अधिकतम 6 महीने के भीतर दूसरा सत्र बुलाना होता है। मणिपुर विधानसभा का पिछला सत्र इस समय हुआ था
और 6 महीने इसमें गुज़र चुके हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेलियर के कारण जो है इसको यहाँ पर लगाया गया है और ये सारी चीज़ें आप जानते ही हैं कि देश में अब तक सबसे लंबे समय तक जो राष्ट्रपति शासन है वो जम्मू कश्मीर में 6 साल और 264 दिन तक लागू रहा था। और 256 के बारे में आपको पता है, आर्टिकल आप पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सबसे ज़्यादा 11 बार राष्ट्रपति शासन जो है वो मणिपुर में लगाया गया है। ठीक है? सबसे ज़्यादा बार अलग है और सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जो है 6 सालों तक जम्मू कश्मीर का इसमें नाम आता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 बार जो है वो जो प्रेसिडेंट रूल है वो लग चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स, इसकी एक रिपोर्ट है जो कि राजनीतिक जो दल हैं उनको जो चंदा प्राप्त होता है, डोनेशंस प्राप्त होते हैं, उसको लेकर के इन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो बताई है। उसमें क्या-क्या बातें कही है इन्होंने। तो देखिए, ये जो रिपोर्ट है वो कहती है कि भई जो भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी जो है, इसको सबसे ज़्यादा जो है वो 2023-24 में जो है डोनेशंस मिले हैं और इन डोनेशंस के सहारे देखिए ये लोग जो है चुनाव लड़ते हैं। और एडीआर की जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया पार्टियों को सबसे ज़्यादा जो चंदा है वो चुनावी बॉन्ड जो होते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो होते हैं उनके द्वारा जो है वो मिलता है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पंचायतें हमारे सिलेबस का भी हिस्सा है। राज्यों में जो पंचायतों का अंतरण है, अंतरण मतलब कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स है, विकेंद्रीकरण जिसको हम कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि पावर्स को डेलीगेट करना, हस्तांतरित करना, उसकी जो एक स्थिति के ऊपर एक रिपोर्ट पेश की गई है, जिसको इंग्लिश में आप यहाँ देखिए, स्टेटस ऑफ डिवोल्यूशन टू पंचायत्स इन स्टेट्स एंड इंडिकेटिव एविडेंस बेस्ड रैंकिंग। ठीक है? आपको ये तो सारी चीज़ें पता ही है कि 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एस्टेब्लिश किया गया था। 11th शेड्यूल के अंदर इनके लिए 29 सब्जेक्ट्स को निर्धारित किया गया था। अगर हम राजस्थान की बात करें तो 18 सब्जेक्ट्स जो है वो हमको ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। आर्टिकल 243 जी के बारे में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि भई स्टेट्स को ये पावर करता है कि आप जो है अपने जो सब्जेक्ट्स हमने संविधान में दिए हैं, भई 29 विषय दिए गए हैं, उनको अधिक से अधिक जो विषय हैं, वो आप पंचायतों को ट्रांसफ़र करें। तो ये इसमें राज्य सरकारों के ऊपर जो है ये बाध्यता लिखी गई है आर्टिकल 243 जी के अंदर। तो अगर हम बात करें, ये सूचकांक बताता है कि भई हमने इतने सारे जो इंडिकेटर्स अगर हम देखते हैं, तो इन सभी ओवरऑल इंडिकेटर्स में अगर हम देखें, जैसे कि रूपरेखा, कार्य, वित्त, कार्यकारी, क्षमता वृद्धि, जवाबदेही, इन सब के अंदर जो है ये जो 6 हमारे जो आयाम हैं, इसमें सबसे ज़्यादा स्कोर किसने किया है? तो सबसे ज़्यादा स्कोर अगर हम बात करें तो क कर्नाटक की जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है या कर्नाटक राज्य ने जो है वो इसके अंदर टॉप किया है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान इसके अंदर 8वें स्थान पर आता है, लेकिन राजस्थान भी हाई स्कोरर में है, 55 से ज़्यादा हमारा भी स्कोर है यहाँ पे। ये भी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया था। और देखिए, ये संकेतकों के बारे में है, फ्रेमवर्क, एक्शन, फाइनेंस, फंक्शनरीज, कैपेसिटी बिल्डिंग, अकाउंटेबिलिटी। तो इन सब में अगर आप देखेंगे, ओवरऑल के अंदर तो कर्नाटक है, फ्रेमवर्क के अंदर केरला है, फंक्शन के अंदर तमिलनाडु है, फाइनेंस के अंदर कर्नाटक है। सारे ये आपको याद नहीं रखने, लेकिन आप ये रैंकिंग ज़रूर याद रखिएगा। कर्नाटक जो है ओवरऑल फर्स्ट रैंक पे आता है, राजस्थान इसके अंदर 8th रैंकिंग पर आता है। नेक्स्ट देखिए, पश्चिम बंगाल जो है भारत में पक्षी गणना सूची में शीर्ष स्थान पर आया है। एक रिपोर्ट है जिसका नाम है ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, क्या नाम है? जीबीबीसी। ये जो है, ये जो रिपोर्ट है 1998 से कॉर्नेल लैब ऑफ ऑर्निथोलॉजी और नेशनल ऑडबॉर्न सोसाइटी के द्वारा जो है हर साल निकाली जाती है, जिसमें ये कहते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ कहाँ पर है बर्ड्स की, उनकी चेकलिस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। तो ये जो रिपोर्ट है ये इस संस्था के द्वारा, जो मैंने आपको बताया, ऑर्निथोलॉजी एंड नेशनल ऑडबॉर्न सोसाइटी के द्वारा निकाली जाती है। 2013 में भारत ने इसके अंदर भाग लिया था और ये लगातार चौथी बार है कि हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं, टोटल जो राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि 37 जो हमारी टेरिटरीज़ हैं, उन्होंने वहाँ की ये गणना करती है इस सोसाइटी ने। और गणना करने के बाद इन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा जो बर्ड्स हैं, उनकी जो प्रजातियाँ हैं वो पश्चिमी बंगाल में है। पश्चिमी बंगाल में भी अगर देखें तो दार्जिलिंग में सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ जो है वो देखने को मिली हैं। और ये लगातार तीसरी बार है जो वेस्ट बंगाल जो है ये इस उपलब्धि को भारत के लिए हासिल किया है। तो ये आप थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा बर्ड्स की स्पीशीज़ कहाँ पर है, तो वेस्ट बंगाल के अंदर है। ये मैंने आपको जो फैक्ट बताया है कि कॉर्नल लैब ऑफ ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी मतलब कि बर्ड्स की जो स्टडी होती है उसको ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, और नेशनल ऑडबॉर्न सोसाइटी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। 2013 के अंदर जो है इसको पहली बार भारत ने जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा बर्ड्स की स्पीशीज़ पाई गई है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट जो न्यूज़ है, हालाँकि ठीक-ठाक न्यूज़ है अगर आप देखें, तो संसद के अंदर जो है 6 नई भाषाओं में ट्रांसलेशन सेवाओं की घोषणा की गई है। इससे पहले जो है 10 भाषाओं में ऑलरेडी ट्रांसलेशन होता है।
तो वो 10 भाषाएँ कौन-कौन सी है, तो अगर आप देखें हिंदी, इंग्लिश, असमिया, बंगाली, गुजराती, इनमें तो ऑलरेडी जो है वो ट्रांसलेशन होता है। अभी इन्होंने कहा है कि जो बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत जो है, इसके अंदर भी जो है वो ट्रांसलेशन किया जाएगा। यानी कि टोटल हमारी जो 22 ऑफ़िशियल लैंग्वेजेज़ हैं, उसमें से 16 लैंग्वेजेज़ में ट्रांसलेशन होता है और अभी और लक्ष्य है कि भई हम जो बाकी की बची हुई लैंग्वेजेज़ हैं, उसके अंदर भी ट्रांसलेशन को करवाएँ। फिर देखिए नेक्स्ट है, नीति आयोग ने जारी की उच्च शिक्षा पर रिपोर्ट, यानी कि जो हमारी हायर एजुकेशन होती है उसके ऊपर नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है, उसको पढ़ लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है, नीति आयोग ने अपनी उच्च शिक्षा पर एक रिपोर्ट जारी की है, हायर एजुकेशन पे एक रिपोर्ट जारी की है और ये अपनी तरीके की पहली रिपोर्ट है। इसमें ये कहता है कि भाई कौन सा राज्य कितनी ज़्यादा हायर एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर करता है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, कहाँ पर ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता है। तो ये सारी बातें नीति आयोग की इस रिपोर्ट में हैं। इसको आप कहीं पर भी अगर आप आर्टिकल कहीं लिखते हैं या फिर आप मान लीजिए शिक्षा के ऊपर अगर आप मान लीजिए कोई निबंध लिख रहे हैं, तो वहाँ आप इसको यूज़ यूज़ जो है वो कर सकते हैं। जैसे उच्चतर शिक्षा के ऊपर अगर आप मान लीजिए कोई आर्टिकल लिखना हो, तो आप इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, नीति आयोग ने जो है ये जो रिपोर्ट है इसका फुल फॉर्म है, एक्सपेंडिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन थ्रू स्टेट्स एंड स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। यानी कि इसमें जो आकलन किया गया है, जो वहाँ की राज्य की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज़, उनका अध्ययन यहाँ पर किया गया है। ये अपनी तरीके का एक पहला जो है दस्तावेज़ है। इसमें ये कहता है कि हम जो है उच्च शिक्षा पर हमारी जो टोटल जो जीडीपी है उसका 0.62% ही जो है वो एक्सपेंडिचर करते हैं। वो आप देखने को आपको पता ही है, पीएचडी वगैरह किस प्रकार से होती है, ये आपको पता है, एमए, बीए की एजुकेशन आपने कैसे की है, आपको पता है। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो उसको लेकर के कहा कि हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो कम है। अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा जीडीपी का 8.11% जो है वो शिक्षा के ऊपर खर्च करता है। उसके बाद मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थान जो है वो आता है। अगर हम बात करें तो राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जो इसके अंदर जो है वो पीछे आए हैं। मतलब इसके अंदर ज़्यादा हम एक्सपेंडिचर नहीं करते हैं। उसके अलावा बात करें तो अगर राष्ट्रीय स्तर पर औसत विश्वविद्यालय घनत्व की बात करें तो जो है सिक्किम के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूनिवर्सिटीज़ सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? सिक्किम के अंदर है, 10.3 जो है वो प्रत्येक एरिया के हिसाब से अगर हम देखें तो इतनी यूनिवर्सिटी सिक्किम के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और ये कुछ अनुशंसाएँ करता है, वो भी हम देख लेते हैं। रिपोर्ट में इन्होंने ऐसे कहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता, फंडिंग, वित्त, गवर्नेंस और छात्रों की रोजगार योग्यता की चुनौतियों को दूर करने के लिए 80% जो सिफ़ारिशें हैं वो इन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत की है। इन्होंने कहा कि भई आप जो जीडीपी है उसका 6% तक जो है राज्य और केंद्र जो है वो इसमें उच्चित उच्च जो शिक्षा है उसके ऊपर आपको खर्च करना चाहिए, जैसा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर भी कहा गया है। उसके अलावा कहता है कि अनुसंधान और विकास में सार्वजनिक और निजी निवेश को जो है वो जीडीपी के 2% तक बढ़ाया जाना चाहिए। फिर कहता है कि जो हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी है, उसकी तर्ज पर विशेष रूप से एसपीयूज़ जो स्पेशल पर्पस जो व्हीकल होता है उसके लिए कार्य जो है वो करना चाहिए। तो ये सारी बातें जो है वो इसने रिकमेंड भी की हैं। तो ये रिपोर्ट आप कहीं पर भी लिखने में काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आर्टिकल है, ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन 2024 में भारत जो है वो तीसरे स्थान पर है। तो इसने अपना तीसरा स्थान यहाँ पे बरकरार रखा है। ये एक प्रमाणन सर्टिफिकेट है, जैसे कि ये जो लीड है, यानी कि लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन, यानी कि जो भवन निर्माण है, जो हमारे स्थान है, उनसे संबंधित जो हमारी परियोजनाएं हैं उसको जो है इसमें लीड के द्वारा प्रमाणित किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है हमारा भारत का जो स्थान है वो कौन सा है, थर्ड पोजीशन जो है वो भारत ने इसमें बरकरार रखी है। यूएस के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा-सा हमको पता रहे, हमारे भवनों के जो है इसमें रैंकिंग दी जाती है। अच्छा, ये जो है हमारे जो सतत विकास के जो लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करने के लिए 2070 तक हमको नेट ज़ीरो का जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए जो है वो थोड़ा-सा महत्वपूर्ण है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है फ्रेंड्स वो आपका ये है, घरेलू उड़ानों में यात्री भार के मामले में भारत जो है वैश्विक सूची के अंदर फर्स्ट जो है शीर्ष स्थान के ऊपर आता है। हालाँकि ये इतना कौन पूछेगा, थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा बस कि भई आईएटीए जो है अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के द्वारा ये जो रेटिंग निकाली गई है उसमें कहा है कि भई हमारा जो पैसेंजर लोड फैक्टर है उसमें हम थर्ड स्थान पर आते हैं। फिर है स्नातक कौशल सूचकांक, ये अमेरिका की कंसल्टेंसी फर्म है मर्सर मेटल, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और उसमें ये कहते हैं कि भाई भारत के जो ग्रेजुएट है, आधे से अधिक जो ग्रेजुएट है वो ना नौकरी पाने की काबिलियत जो है वो नहीं रखते हैं। तो ये सारी बातें जो है इसमें कही गई है। 46% जो भारतीय है वो स्नातक ही रोज़गार योग्य हैं, वो इस रिपोर्ट के हिसाब से जो है वो बताया गया है। फ्रेंड्स, इसके अंदर कुछ चीज़ें और भी हैं जो हम मुझे लगता है कल डिस्कस करनी चाहिए, वरना जो वीडियो है वो अपलोड होने में टाइम लेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।